हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन एसके ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रबर बोर्ड में जो न्यू वैकेंसीज को रिलीज की गई है अलग अलग पोस्ट के लिए, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो है बीएससी, एमएससी और बीई बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में, कि आपको कैसे तैयारी इसकी शुरू कर देनी चाहिए अगर आप सभी लोग फॉर्म भरने के लिए इच्छुक हैं। तो हमारे जो पिछले वीडियोस थे जिसमें हमने आप सभी को इस रबर बोर्ड रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया था, उस वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में एक कैंडिडेट ने लिख करके भेजा था कि सर मुझे साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए एक वीडियोस को जो है यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। तो आप सभी के लिए जो है साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए मैं वीडियोस को बना रहा हूं, और यहीं से आपका कवर हो जाएगा और भी पोस्ट के लिए प्रिपरेशंस के स्ट्रेटेजी के बारे में। देखिए, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि मैक्सिमम जो पोस्ट है उसके लिए बीएससी और एमएससी वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। कुछ पोस्ट के लिए बीई बीटेक वाले भी एलिजिबल हैं और कुछ पोस्ट के लिए आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसीज को रिलीज की गई है। तो हम लोग वो डिटेल में अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वालों के लिए रिक्रूटमेंट वाले वीडियोज़ में बातें किए हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर आपने बीएससी केमिस्ट्री से या फिर बोटनी या फिर जूलॉजी से किया हुआ है और आपके पास कोई भी वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यानी कि यहाँ पर फ्रेशर कैंडिडेट भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। वर्क एक्सपीरियंस जो है ना वो डिजायरेबल रखी गई है, नोटिफिकेशंस में लिखा हुआ है लेकिन डिजायरेबल है। तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी मैंडेटरी वाला कंडीशन यहाँ पर नहीं है। तो इस पोस्ट के लिए सभी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं ये क्लियरिटी अब आ गया होगा। कब तक अप्लाई कर सकते हैं आप सभी को पता है कि 1 दिसंबर 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आप मीट करते हैं तो डेफिनेटली आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि रबर बोर्ड जो है ये सीधा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है। और उसमें भी अगर पूछेंगे मंत्रालय कौन सा है, मिनिस्ट्री कौन सा है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है। तो जो कि फुल्ली गवर्नमेंट जॉब आपका होने वाला है अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं। तो और भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, जैसे कि साइंटिस्ट ए के पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, साइंटिस्ट सी पोस्ट के लिए वैकेंसीज है, और अलग अलग नंबर ऑफ पोस्ट मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज। जैसे कि साइंटिस्ट ए के लिए जो है 5 वैकेंसीज को रिलीज की गई है, साइंटिस्ट बी के लिए 19 वैकेंसीज है ना। और ये जो साइंटिफिक असिस्टेंट है यहाँ पर इसके लिए 10 पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। तो देखिए, सभी पोस्ट के लिए जो है ना यहाँ पे साइंटिस्ट वाला जितना भी पोस्ट है सब में वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है, और भी जितना भी पोस्ट के लिए वैकेंसीज को बेसिकली रिलीज की गई है सभी में कुछ ना कुछ वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है, सर्टिफिकेट मांगी गई है। लेकिन साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए वर्क एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है, डिजायरेबल रखी गई है। दैट्स वाई इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब इस टॉपिक का, इस वीडियो का जो टॉपिक है कि प्रिपरेशन कैसे करें, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे क्या रहनी चाहिए आप सभी का प्रिपरेशंस का, अगर आप लोग इस चीज़ों का प्रिपरेशंस करना चाहते हैं। तो देखिए, और भी पोस्ट ये सब साइंटिस्ट पोस्ट है या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट है, सभी का प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में मैं बातें कर लेता हूँ। ध्यान से समझिएगा। जो ये साइंटिस्ट एबीसी पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की गई है, इसमें वर्क एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट को बेसिकली फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल किया गया है। तो इसी वजह से इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशंस में कहीं पर भी क्लियरली तो मेंशन नहीं है, लेकिन हमने रबर बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर कहीं पर पढ़ा है कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस होंगे वो आपका बेसिकली रिटन एग्जामिनेशंस या समझ लीजिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस या फिर इंटरव्यू होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पोस्ट के लिए ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस मांगी गई है उस पोस्ट के लिए जो है आपका सिर्फ इंटरव्यू होंगे, और जिस पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है या फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मांगी गई है उस पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशंस होंगे, सीबीटी एग्जामिनेशंस होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस होंगे, या फिर ऑफलाइन एग्जामिनेशंस भी हो सकते हैं ओएमआर बेस्ड। और
वो एमसीक्यू क्वेश्चंस का टेस्ट होगा। तो इस तरह से बेसिकली पॉसिबिलिटी था। अभी कुछ भी 100% क्लियरिटी नहीं है। तो ये चीज़ों का क्लियरिटी आपको आ गया होगा कि अगर एक्सपीरियंस नहीं मांगी गई है तो उसका एग्जामिनेशन होगा, और एक्सपीरियंस वाले जो पोस्ट हैं जिसमें कि 5 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है, 10 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है, मे बी वो सभी पोस्ट के लिए सिर्फ इंटरव्यू हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और सिलेक्शन हो जाएगी। लेकिन जिसमें कि 1 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगी गई है, या फिर फ्रेशर्स वाले भी कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस होंगे। तो अब बात करते हैं एग्जामिनेशंस अगर होंगे, जैसे कि साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए फ्रेशर कैंडिडेट भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, तो इस पोस्ट के लिए एग्जामिनेशंस तो होंगे। तो एग्जामिनेशंस का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा प्रिपरेशंस का, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, जब एग्जामिनेशंस के बारे में क्लियरिटी नहीं बताई गई है तो यहां पर जो है एग्जाम पैटर्न का भी क्लियरिटी जो है 100% नहीं है, लेकिन बेस्ड ऑन द कह सकते हैं माय ओन एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्जर्विंग द वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस बेस्ड ऑन द बीएससी और एमएससी, या फिर कह सकते हैं पीएसयू एग्जामिनेशंस, मेरा ऐसा मानना है कि जो भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं आजकल उसमें 50% टेक्निकल और 50% नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है उस एग्जामिनेशंस में। क्लियर हो गई बातें? अच्छा, तो यहां पर जो है आपको जैसे कि केमिस्ट्री से आपने बीएससी किया हुआ है, या फिर बोटनी से, या फिर जूलॉजी से, तो 50% जो है आपका टेक्निकल रहने वाला है, यानी कि आपका साइंस या फिर कह सकते हैं सब्जेक्ट या डोमेन नॉलेज रिलेटेड जो है यहां पर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दूसरा चीजें हैं यहां पर आपका जो है कि कंप्लीट रूप से यहां पर इंफॉर्मेशंस को देखते हैं, तो ये जो है इसमें जो आपका क्वेश्चंस रहता है आपका नॉन टेक्निकल पार्ट से भी रहता है, नॉन टेक्निकल पार्ट से भी क्वेश्चंस रहता है। और ये जो नॉन टेक्निकल पार्ट है इसमें आपका आ जाता है मैथ्स आ जाता है, इसमें आपका रीजनिंग आ जाता है, इसमें आपका जो है बेसिक लेवल का आपका इंग्लिश भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें भी आपको पढ़नी होती है एग्जामिनेशंस के प्रिपरेशंस करने के लिए। तो साइंस में चूंकि इस पोस्ट के लिए बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री तीनों स्ट्रीम वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो क्या सभी स्ट्रीम वाले कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन पेपर अलग अलग बनेंगे? तो देखिए, इस तरह का जब भी वैकेंसी जाती है जहां पर कि वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट या वेरियस स्ट्रीम वाले एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, तो उस सिचुएशंस में यूनिवर्सल पेपर को बनाई जाती है। विच मीन्स क्या कि बोटनी वाले भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, केमिस्ट्री वाले भी सॉल्व कर सके, और जो जूलॉजी किए हुए कैंडिडेट वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। यानी कि क्वेश्चन का लेवल को ऐसा रखा जाता है जो कि कोई भी कैंडिडेट सॉल्व कर सके क्वेश्चंस को। तो यूनिवर्सल पेपर बनाया जाता है, बहुत टफ नहीं बनाया जाता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखी जाती है। अगर ऐसा रहता है जनरली तो सेपरेटली नहीं करते हैं, क्योंकि वैकेंसीज कम है, नंबर ऑफ कैंडिडेट कम, अप्लाई करेंगे कितना, अलग अलग स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर रेडी करेंगे, तो कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है एग्जामिनेशंस में। तो मेरा सजेशन ये होगा आप सभी को, अगर आपका केमिस्ट्री स्ट्रीम है तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और केमिस्ट्री में आपको खास तौर पे एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको आपको जो है ना एनालिटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को आपको पढ़ना है अगर पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो। और इसके बाद आपका आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपका बेसिक केमिस्ट्री। तो इतना चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आपका पीएसयू एग्जामिनेशंस के लिए आपका प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, जूलॉजी और बोटनी के लिए जो है आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल में, बीएससी लेवल में, आप वो सभी सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए, देखते रहिए। ये चीजें मैं कहूंगा। मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड ज्यादा गाइड इस वजह से कर पाता हूं क्योंकि केमिस्ट्री से जो भी कैंडिडेट बीएससी या फिर एमएससी किए हुए हैं उसके लिए मैं पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए पढ़ाता हूं। तो मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के ज्यादा डिटेल में एक्सपर्टीज है, एक्सपीरियंस भी है पीएससी एग्जामिनेशंस के लिए। तो इसीलिए अगर आपने भी बीएससी या फिर एमएससी केमिस्ट्री से किया हुआ है और आप पीएसयू एग्जामिनेशंस का यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि आईओसीएल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सेल, भेल, गेल, एनएफएल जैसी पीएसयू एग्जामिनेशंस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप सभी लोग जो है हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं और इस बैच में जुड़ करके आप सभी लोग पीएसयू एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं बेहतर ढंग से हमारे साथ जुड़ करके।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ गई होगी स्पष्ट रूप से। इस बैच में जुड़ने का फायदा आपको क्या होगा कि ये बैच अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है और केमिस्ट्री को मैं बहुत ही बेसिक से पीएसयू एग्जामिनेशन लेवल तक पढ़ाता हूं। साथ ही साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में आपको टेक्निकल और नॉन टेक्निकल मतलब एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश वो भी आपको इसी में कवर कराया जाएगा। और ये बैच जैसा कि हमने बताया अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ आती है, तो आप एक ही बैच में ज्वाइन होकर के लाइफ टाइम तब तक प्रिपरेशन कर सकते हैं जब तक कि आपको जॉब नहीं लग जाए। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एक ही जगह पे आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए और प्रिपरेशन करते रहिए एग्जाम ओरिएंटेड, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। बैच में जुड़ना कैसे है सर? आपको सिंपल में क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से आपको एसके ट्यूटोरियल ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर लेना है और ऐप में लॉगिन करके आप सभी लोग बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट के लिए बीएससी लेवल पे वैकेंसीज है और एमएससी केमिस्ट्री से किए हुए कैंडिडेट के लिए एमएससी लेवल पे वैकेंसीज को रिलीज की गई है। क्लियर हो गई बातें? और वैकेंसीज तो रिलीज करी जाती है लेकिन अलग अलग पोस्ट के लिए बीएससी और एमएससी वालों के लिए अलग अलग पीएसयू क्रैकर्स बैच है। ठीक है, उस बैच में इनरोलमेंट ले सकते हैं। बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए डिटेल में आप कुछ चीज़ों को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप सभी लोग हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर 7903200795 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको बैच से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन, कंफ्यूजन्स, डाउट रहेंगे सब कुछ को यहाँ पे आराम से प्रेम पूर्वक क्लियर कर देगी। तो आई होप आप इन सभी चीज़ों को समझ गए होंगे, किसी भी प्रकार का डाउट, क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। और ये वीडियोज को देखने के बाद आपको एक क्लियरिटी आ गया होगा कि आपको जो प्रिपरेशन अभी करना शुरू करना है साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए, वो आपको केमिस्ट्री, अगर आपका स्ट्रीम है बीएससी या एमएससी में तो आपको केमिस्ट्री पढ़ना शुरू कर देना है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में आपको गैस क्रोमेटोग्राफी, एचपीएलसी, आप जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, वो सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। और नॉन टेक्निकल सेक्शंस में आपको ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना शुरू कर देनी है अगर आपने फॉर्म को अप्लाई किया है तो। और डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो फॉर्म को अप्लाई करना ही चाहिए, क्योंकि बीएससी और एमएससी केमिस्ट्री या फिर बोटनी या जूलॉजी वाले कैंडिडेट के लिए लगातार किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का वैकेंसीज गवर्नमेंट सेक्टर में आते रहता है, जिसके लिए सिर्फ आप फॉर्म को एलिजिबल हैं भरने के लिए, जिसके लिए बीए वाले कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसीलिए कंपटीशन आपका सिर्फ उस लोगों से है जो लोग बीएससी केमिस्ट्री से किए हुए हैं, बोटनी से किए हुए हैं, जूलॉजी से किए हुए हैं। कंपटीशन आपका उससे है, तो यहां पर कंपटीशन कम हो जाती है। आप कहेंगे सर वैकेंसी भी तो कम है, तो वैकेंसी कम है तो पोस्ट भी तो आपको एक ही चाहिए ना। तो कम वैकेंसी में आपको एक पोस्ट चाहिए, ज्यादा आप और कम कंपटीशन में तो चांसेस ज्यादा हैं आपके होने के। अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ प्रिपरेशन करेंगे तब, नहीं तो सिर्फ अगर ऐसे चलना है, भीड़ में आपको चलना है कि हमें बैंकिंग का तैयारी करना है, हमें रेलवे का तैयारी करना है या फिर हमें एसएससी की तैयारी करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तैयारी नहीं करिए, तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या है, एक भीड़ है और वहां पर ज्यादा कंपटीशन है, तो सिलेक्शन होने के चांसेस वहां पर कम है, क्योंकि वहां पर कोई भी कैंडिडेट जाके, एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई दिस फॉर्म, तो वहां पर ये बला बात हो जाती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है। इस केस में आपका जो है सिर्फ आपके डोमेन वाले कैंडिडेट, आपके स्पेसिफिक साइंस बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट ही फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं, इसलिए यहाँ पर कंपटीशन कम होती है। तो इसीलिए मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगा कि अगर आपका पीएसयू क्रैकर्स बैच में आपका जुड़ने का इच्छा है, आप चाहते हैं कि IUCL हो गया या फिर HPCL हो गया या फिर BPCL हो गया या फिर सेल हो गया, इस तरह के एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमारे साथ पीएसयू क्रैकर्स बैच में जुड़ करके प्रिपरेशन की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी और जो बेसिक टॉपिक था, मुद्दा था मेन इस वीडियो का कि इसके प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसा होना चाहिए, तो इसके बारे में आपको क्लियरिटी आ गई होगी। और मैं यही कहूंगा कि आप डे 1 से रूटीन बनाइए, केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर दीजिए और पैरेलली नॉन टेक्निकल सेक्शंस का रिवीजन शुरू कर दीजिए। सिलेबस अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले तो आप जो है बेसिकली डे 1 से मैथ्स को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो सिलेबस होते हैं वही मैथ्स पढ़ना है, रीजनिंग वही पढ़ना है, इंग्लिश वही बेसिक पढ़ना है और एनालिटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना है डिटेल में। और सब कुछ को पढ़िए और रिवीजन करिए, एमसीक्यू क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, जितना हमने बताया है इतना अगर आप कर लेते हैं अच्छे से और टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहते हैं तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो ये थी आप सभी के लिए रबर बोर्ड में निकली साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के लिए आपका कंप्लीट जो है गाइड। आई होप आपको ये वीडियोज जो है आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे आप सभी से बहुत जल्द ही हम लोग अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इंडिया के हर कोने में हर दिन हजारों स्टूडेंट्स एक ही सपना देखते हैं, एक गवर्नमेंट जॉब की, एक PSU बैच, एक फैमिली प्राउड मोमेंट की।
लेकिन हर सपना तभी सच होता है जब मिलता है राइट डायरेक्शन। मैं हूं इंजीनियर सौरभ कुमार, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एसके ट्यूटोरियल, और ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक कोचिंग नहीं, एक पीएसयू रिवॉल्यूशन है। IOCL हो, HPCL हो, NFL, DRDO या इसरो, हम हर एग्जाम के लिए देते हैं टारगेटेड गाइडेंस और कंप्लीट स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट क्लियर करने से लेकर PYQ एनालिसिस तक, एसके ट्यूटोरियल आपके प्रिपरेशन जर्नी का हर स्टेप सिंप्लीफाई करता है। आज हमारे स्टूडेंट इंडिया भर के PSU में काम कर रहे हैं। 83 सिलेक्टेड इन IOCL 2025, 91 सिलेक्टेड इन NFL 2024, और ये सिर्फ शुरुआत है। एसके ट्यूटोरियल सिर्फ नोट्स नहीं देता, डायरेक्शन देता है। सिर्फ क्लासेस नहीं देता, कॉन्फिडेंस बनाता है। सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देता, रिजल्ट देता है। हमारी सोच सिंपल है, हर टैलेंटेड स्टूडेंट को मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब का, और हम ये मौका देते हैं PSU क्रैकर्स बैच के थ्रू, अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ है, टॉप रिजल्ट और रियल गाइडेंस के साथ है। तो अगर आप डिप्लोमा या BE BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या फिर केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर आप BSc या MSc केमिस्ट्री से कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं PSU क्रैकर्स बैच में। सो डोंट जस्ट ड्रीम ऑफ ए PSU जॉब, अचीव इट विथ अस। Join SK Tutorial app now, your gateway to government jobs. Think PSU, think SK Tutorial.